5 ऐसे क्या विजन है आपके अलीबाग को लेकर, क्या सपना है कि आने वाले समय में सरकार के माध्यम से इन सपनों को पूरा करेंगे जो अलीबाग के रहवासियों के, यहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए आवश्यक है। एजुकेशन यहाँ पे आप बड़े पैमाने पे होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, पानी का अभी मैंने बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, उसको जल्दी जल्दी पूरा होना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए। यहाँ ज़्यादा समस्या महावितरण किया है, एमएसपी किया है, लाइट किया है, तो इधर स्विचिंग सेंटर के बजाय वो बड़ा हब होना चाहिए। मैंने आपके जो आसपास के जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनसे 2-3 लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि आप जो काम नहीं कर पाए वो महेंद्र दलवी जी कैसे कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने यही काम किया कि कोई इंडस्ट्री कंपनी आने नहीं दिया, इसके लोगों ने उनको घर का रास्ता दिखाया। एक दिन का अगर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया तो क्या काम करेंगे? मैं अगर एक दिन का मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ, जितने भी युवा है उनको जॉब मिलना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीबाग सिर्फ एक पिकनिक गेटवे ही नहीं है, बल्कि एक जैविक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। आजकल यहाँ तेजी से शहरीकरण हो रहा है, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, लेकिन इस बीच जो अलीबाग की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो कहीं फीकी पड़ रही है। इसे बचाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, सरकार की भूमिका क्या है, स्थानीय लोक प्रतिनिधि की भूमिका क्या है, जनता की क्या समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए किस तरह से हल निकाले जा रहे हैं, ये तमाम गंभीर सवाल हैं। और आज इन गंभीर सवालों पर आज हम मंथन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर जो मेहमान मौजूद हैं, अलीबाग के सीनियर लीडर, शिवसेना के सांसद महेंद्र हरि दलवी जी। दलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपके अलीबाग में दुनिया के लोग घूमने के लिए आते हैं, आपके हिसाब से माहौल कैसा है? अलीबाग पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकल जरूर है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का डिस्ट्रिक्ट है, और कान्होजी आंग्रे की ये भूमि है। बिल्कुल। और जो लोग भी आते हैं देश से या और स्टेट से पर्यटन के लिए, अच्छा क्लाइमेट जरूर है, कोर्ट बहुत है यहाँ, लेकिन सी साइड में लोग आते हैं समुद्र घूमने के लिए। यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा लोग अच्छे हैं यहाँ, जो आते हैं उसका रिस्पेक्ट करना जानते हैं। इसके लिए एक बार नहीं बार बार लोग यहाँ आते हैं, और अच्छा है कि पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रही है। और बम्बई के नज़दीक होने के कारण, मुंबई के नज़दीक होने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, और इसके लोगों को काम भी मिलता है, रोजगार मिलता है। जोटॉप से आप बम्बई मांडवा आगे, मांडवा से अलीबाग चालू होता है, और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अलीबाग और मुरुड, ये पूरा कोस्टल भाग है। यहाँ घूमने लोग आते हैं, आनंद लेते हैं, जैसे कश्मीर लोग जाते हैं वैसे अलीबाग पसंद करते हैं, और अलीबाग एक अच्छा ब्यूटी है, उसको लोग स्वीकारते हैं। 2019 के अगर राजनीतिक इतिहास पर नजर डाला तो पहले आप एनसीपी से चुनाव लड़े, उसके बाद पराजय के बाद दोबारा आप शिवसेना में आए, और 40 सालों से जो डोमिनेशन था शेतकरी कामगार पार्टी का, उसके ऊपर आपने उन्हें शिकस्त देते हुए आप चुनाव जीते। 2019 के बाद 2024 में अगेन चुनाव होता है, आप दोबारा जीतते हैं बम्पर वोट से। इस जो कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आपको अलीबाग मिला था और आपके नेतृत्व में अलीबाग कहां पहुंचा? आप अपने 5-6 सालों के कार्यों को किस तरह से एनालाइज करेंगे? नहीं देखो, एनसीपी से मैं कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा था एनसीपी की तरफ से। यहाँ की जो केडर पार्टी थी, शेखा पक्ष, वो जैन पड़ गए लड़के को मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिला परिषद गढ़ में मैंने गिराया था। वहीं से मेरा पॉलिटिकल करियर चालू हो गया। लोगों में रहना पसंद करता हूँ, मेरे कोई गॉड फादर नहीं है, या मुझे कोई पॉलिटिकल ये नहीं है घर से ऐसा कोई, मेरे दादाजी या मेरे पिताजी कोई पॉलिटिकल एंगल से थे। मैंने शुरुआत की लोगों को लेके, सोशल एक्टिविटी से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। इससे पहले तो मैं अरशद कंपनी में जॉब कर रहा था एज ए एम्प्लॉय, लेकिन फिर सोशल एक्टिविटी के हिसाब से मैं पॉलिटिक्स में आ गया, लोगों ने स्वीकारा मुझे। और 2012 का चुनाव मैंने जिला परिषद जीता, उसके बाद में मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। उससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था पंचायत समिति का, वहीं पे मैं जीत गया था।
ग्राम पंचायत 4 बार लड़ा था, उधर सरपंच उप सरपंच, ये मेरी कारकिर्द है। लेकिन एमएलए का चुनाव जब मैं पहले बार लड़ा तो शिवसेना से लड़ा, बहुत मेरे पास कम टाइम था, 17-18 दिन का मुझे पास टाइम था। उस टाइम के हमारे नेता उद्धव साहब ने मुझे टिकट दिया था, बिल्कुल। और कम डेट होने से, टाइम कम होने से मुझे 66,000 वोट मिला था। बहुत को कम वोट से मैं गिरा था। वही से मुझे ये हुआ कि मैं अगले बार एमएलए जरूर बन सकूंगा मैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बिना ये करके इतना वोट दिया है। तो मेरे काम की ये मैं चालू रखा और लोगों ने स्वीकारा। फिर जाके मैं एमएलए का चुनाव लड़ा और चुन के आया। लोगों का 5 साल काम किया, सेवा की। दूसरे बार भी लड़ा, उधर भी शिंदे साहब का आशीर्वाद था, बिल्कुल। और उन्हें मुझे फिर दोबारा टिकट दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अच्छा वोट से मैं जीता हूँ। और आश्चर्य यह है कि मेरे सामने जो पार्टी है, बहुत कैडर पार्टी है, बहुत साल से यहाँ इस स्टेट में काम कर रही है। अभी उनके पास कोई एमएलए नहीं है, एक एमएलए है उनका सांगोला में, बाबा साहब। बाकी उस पार्टी का कोई एमएलए बचा नहीं है, ना विधान परिषद ना विधानसभा में। तो ये मेरी शुरुआत है, लेकिन लोगों में रहना पसंद करता हूँ। लोगों की कैफियत, जो भी मुसीबत है, उनमें जाके समझा के लेता हूँ और काम करना पसंद करता हूँ। दूसरी बार लोगों ने सेवा करने की संधि दी है, और दोनों बार भी मैं सरकार का एमएलए रह चुका हूँ। तो सरकार का एमएलए होने के कारण डेवलपमेंट ये मेरा एजेंडा है, और ज़्यादा करके ये पर्यटन तालुकिया दोनों मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें काम करना अच्छा है। अभी जितने भी रोड है, जो हकीकत है, अंतल साहब जब 82 में सीएम साहब थे, उस टाइम रेवस करंजा ब्रिज ये बहुत ये हुआ था, उनमें कोई उनके ऊपर आरोप हुआ था, उनको रिजाइन देना पड़ा, ये हकीकत उसमें। लेकिन अंतुले का वैसा वारसा आगे लेके जाके मैं काम करता हूँ। उस हिसाब से जब एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा काम करने लगा, एमएलए जीत गया, तो पहले मेरे इसमें मैंने वो क्वेश्चन उठाया था नागपुर अधिवेशन में, और उसका रोड का भी, अभी ब्रिज का भी काम चालू हो गया। रेवस रेड्डी ये जो रोड है, वो अंतरी साहब का जो सपना था, उसका पूरा करने का जो ये था, मैंने किया है। और इसके बाद में बहुत सारा काम आया। आपको काम बताने के लिए मुझे 2 घंटा तो लगेगा जरूर, लेकिन एक है, लोग जो बताते हैं अच्छा काम है, लोगों की सेवा करना, वो मैं काम करते जाता हूँ। 2019 में जब आपका वचननामा था और आज के वचननामा में जो पहले आपने वादे किए थे, उन वादों पर आप खुद के लिहाज से कितने कितने खरे उतरे हैं? 100% खरा उतरा हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा मैंने काम किया है। अच्छा। जो 19 के मेरे मैनिफेस्टो में जो भी लिखा था, उससे दुगना मैंने काम किया है। लोगों की अपेक्षा बढ़ती चली गई, सरकार है। तो पहले भी यहाँ एमएलए थे मेरे आगे, पहले वो कोई सरकार के एमएलए नहीं थे। इसके लिए सरकार का जो निधि है, वो सत्तारूढ़ सरकार नहीं थी। सत्तारूढ़ सरकार नहीं थी। बिल्कुल। सत्तारूढ़ सरकार होने से मुझे ज़्यादा फंड मिला। शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 साल में मैंने जितना भी फंड लाया है, मुझे ये लगता है 40 साल के इतिहास में किसी ने इतना फंड लाया है। आप देखेंगे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर काम हुआ है, जो लोगों का काम रहता है, रास्ता है, पानी है, लाइट है, ये सुविधा जो है, ये मैंने अभी पूरा किया है। सांबरकुंड डैम, ये 1962 में पैरा नारियल उनका ये हुआ था। बिल्कुल सही। तो उस टाइम उसका कॉस्ट था 50 करोड़। अभी 2400 करोड़ का टेंडर मैंने पूरा किया है, और जल्दी सीएम साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के हाथ से, शिंदे साहब के हाथ से ओपनिंग करने जा रहा हूँ मैं। ये जो बड़े बड़े काम है, जो लोगों को उपयोग करता है, उसको मैंने पूरा करने की बहुत सारी कोशिश की। एक आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि 40 सालों में जो नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ। 40 सालों का अगर इतिहास देखें, 1972 टू 2014-19 तक का, इस बीच में देखें तो सैकाब का डोमिनेशन रहा। मीनाक्षी पाटिल यहाँ पर लंबे समय तक 7 बार चुनी गई हैं विधानसभा चुनाव के लिए। हर बार चुनने के बाद एक वादा रहा कि अलीबाग जो है उन्नत बनेगा, विकसित बनेगा। इस 40 साल के बाद आपको नेतृत्व करने का मौका मिला, उनके विधायक कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसकी जो सोच थी, समाजवादी सोच थी, लेफ्टिस्ट थी, और इसके कारण जो पूंजीपतियों का विरोध था, इसकी वजह से जो अलीबाग है वो मूल रूप से जितना विकास होना चाहिए था, अपेक्षित विकास नहीं हो सका? ये मीनाक्षी 7 बार एमएलए नहीं थी। दत्ता पाटिल वहीं से लेके वो लोग 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, और 72 से लगभग उनका इस 1972 से ये पूरा अधिकार था, चुन के आए थे। लेकिन उन्होंने भी काम करने की कोशिश की, लेकिन लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। वो उनका एक दायरा है, उस दायरे के बाहर उन लोग नहीं जाते हैं। तो लोगों ने उस टाइम वोट किया था, क्योंकि शेतकरी कामगार पक्ष नाम से उनका पार्टी है, तो इस हिसाब से उन्होंने उनके मुताबिक काम किया है। लेकिन मीनाक्षी ताई का सोच अच्छा था, डेवलपमेंट की ये उनका सोच जरूर था।
दत्ता पाटिल भी विरोधी पक्ष नेता थे इस महाराष्ट्र के, उनका भी एक वेगळा तजुर्बा था, लॉयर थे खुद, तो उन्होंने भी अच्छी सेवा लोगों की किया है। वही वारसा वारसा लेके मीनाक्षी ताई भी एमएलए बनी, एक बार मिनिस्टर भी बनी एक बार मिनिस्टर थोड़े थोड़े टाइम के लिए। लेकिन उनके जो भाई है जयंत पाटिल, उनकी सोच अलग है। एक्चुअली वो कम्युनिस्ट खुद को बोलते हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट है नहीं, वो कमर्शियल कम्युनिस्ट है। अच्छा। ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने कम्युनिज्म छोड़ के डेवलपमेंट, यानी उनका खुद का डेवलपमेंट उन्होंने किया, उन्होंने प्रोजेक्ट लाया, ये सपोर्ट लाया उन्होंने, ये सब उनका सोच अलग से बदल गया, तो लोगों ने उनको छोड़ दिया। लेकिन मिनिस्टर का काम अच्छा था, जब भी उन्होंने एमएलए आके रह चुके हैं, मिनिस्टर का वो रह चुके हैं, मत्स्य विभाग के मिनिस्टर थे वो, उस टाइम उन्होंने उनके मुताबिक काम जरूर किया है, लोग आज भी याद करते हैं। आपने कहा कि उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन जो उनके भाई थे उनका डोमिनेशन था, जिसकी वजह से ये वो अच्छा काम नहीं कर पाई, या जो हकीकत काम है। करना चाहिए था डेवलपमेंट का, वो नहीं हो हकीकत है वो। अभी देखो, उसी हिसाब से उनके जो लड़के हैं अभी, आस्वाद पाटिल मिनिस्टर के, उन्होंने उनको छोड़ दिया, ये हकीकत है। उनका डोमिनेशन तो जरूर था, उनको कोई काम करने की वजह नहीं थी, लेकिन उनका बोलना ये सब अच्छा था, लोगों में मिक्स होना, उनके हिसाब से उन्होंने जो भी काम किया वो अच्छा जरूर किया। अभी वो नहीं रह चुके हैं यार, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया है, वो लोग आज भी याद करते हैं। और जब से मैं एमएलए बन चुका हूँ, डेवलपमेंट मेरा एजेंडा है, जितना भी लोगों का काम है लोगों के हिसाब से, तो उनको डेवलप करना मेरा काम जरूर है। लेकिन यहाँ एजुकेशन हब नहीं है, जो मेरा एक सपना है, तो उसको आगे जाके मुझे पूरा करना है। बाकी डेवलपमेंट तो पूरा होते रहता है, रोड रास्ते है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत आगे है, आरसीएफ है, या आईपीसीएल है, जेएसडब्ल्यू है, अभी गेल का बड़ा एक्सपेंशन है, तो लोगों को हाथ को काम चाहिए। अभी हर घर में लोग पढ़े हैं, तो अभी खेती इतना कोई बाकी नहीं बचा है, तो इसके हिसाब से एजुकेशन बढ़ा है, हर घर में लोग पढ़ा है, तो उनके हाथ को जॉब मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, और एजुकेशन अब बढ़ना चाहिए। आपने कहा कि डेवलपमेंट जो है अभी तेजी से हो रहा है, तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है। जो अलीबाग की पहचान देखें तो हरियाली, ऐतिहासिक विरासत, यहाँ के खेत खलियान और जो नैसर्गिक जो जैविक यहाँ की संपदा है, उसको लेकर हमेशा रहा है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जो यहाँ की असल पहचान है, वो आपको नहीं लग रहा है कि वो खत्म हो रही है और उसे संतुलित विकास की जरूरत है? मुझे नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट में होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हाथों को काम मिलना चाहिए। पर्यटन जो क्षेत्र है वो भी बढ़ना चाहिए उसका। और जो ब्यूटी आप बोल रहे हैं, तो अलीबाग एक अलग, अलीबाग बोल रहे एक अलग ब्यूटी है, हरियाली है पूरी है, और पहाड़ और खाली नीचे समुंदर है, तो उसका एक अलग ही तजुर्बा है। उस हिसाब से सी साइड में जितना कोस्टल भाग में है, वो डेवलपमेंट टूरिज्म के लिए छोटे छोटे रिसोर्ट, होटल्स, ये सब हो रहा है, उससे रोजगार निर्मित हो रही है। और उसके बराबर अपोजिट साइड जो ओपन लैंड है, खारलैंड है, उसमें अच्छा इंडस्ट्री आ रही है, और इंडस्ट्री आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब लोग पढ़े हैं, इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा डिग्री है, या हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया है, तो उनको काम मिलना चाहिए उसके मिताब से, उनके मिताब से। तो वो मेरी कोशिश जारी है, जो पहले नहीं हुआ है। सर, मेरा सवाल इस बात पर फोकस था कि क्या पर्यावरण का विनाश करके, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का विनाश करके विकास जो है वो सही रास्ते पर हो सकेगा? क्या आने वाले समय में अलीबाग को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? क्योंकि पानी की किल्लत है, पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण बढ़ रहा है, तमाम विसंगतियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये जो चीज है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का किसी को विरोध नहीं, क्योंकि रोजगार चाहिए तो इंडस्ट्री चाहिए, लेकिन पर्यावरण का और प्राकृतिक संपदा का विनाश जो है उसे कैसे रोका? नहीं, अभी जो भी इंडस्ट्री आ रही है वो हाईटेक इंडस्ट्री आ रही है। ओके। कोई प्रदूषण ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी आरसेप में एज ए एम्प्लॉय मैंने काम किया है, और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मेरे घर के बाजू में है, तो यहाँ थोड़ी प्रदूषण है। अभी नया नया पूरा इक्विपमेंट्स आ रहा है, इस हिसाब से कोई ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रदूषण नहीं है। लेकिन उसी हिसाब से बाकी भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जितने भी बम्बई के रईस लोग हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लैंड लेके बंगले बनाए, तो उसमें भी रोजगार निर्मित होती है, जो नीचे लोग रहते हैं काम करते हैं, तो उनको भी काम मिलता है। तो डेवलपमेंट अपना एजेंडा है, तो कोई इधर प्रदूषण ऐसा नहीं है, और हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा गलत होना नहीं चाहिए, ऐसा कोई गलत इंडस्ट्री भी नहीं आना चाहिए, इसका हम लोग ख्याल जरूर करते हैं। अभी आरसीएफ है, गेल है, जेएसडब्ल्यू है, अच्छा प्रोजेक्ट इधर रन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो पर्यटन के हिसाब से ये भी इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम मिलना चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, यही उनको हाथ को काम मिलना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी।
एक चीज आपने कहा कि एजुकेशन हब यहाँ पर नहीं है, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसे आप देख रहे हैं और पिछले 5 सालों में वो नहीं हो सका और अब आने वाले समय में आप उसे पूरा करें? अभी मेडिकल कॉलेज का तो प्रोविजन हमने किया है, अभी मेडिकल कॉलेज का काम चालू है। मुझे लगता है 1-2 साल में मेडिकल ये तो बन जाएगा। लेकिन इंजीनियर कॉलेज बड़े पैमाने पे होना चाहिए। लोग यहाँ से उठ के पूना, ठाना, मुंबई नहीं जाना चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये सुविधा निर्माण होना चाहिए। इसके लिए सरकार से मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैंने अपील किया है कि भाई ये मुझे हक मुझे मिलना चाहिए मेरे इसमें। तो वो भी मेरा काम चालू है। मुझे लगता है ऐसा जितना भी डेवलपमेंट फास्ट होता है उस हिसाब से ये भी डेवलपमेंट अभी जल्द गति से होएगा। और अच्छा इधर इंजीनियर कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज आने वाले 2 सालों में जरूर पूरा होगा। क्या 5 ऐसे क्या विजन है आपके अलीबाग को लेकर, क्या सपना है कि आने वाले समय में सरकार के माध्यम से इन सपनों को पूरा करेंगे जो अलीबाग के रहवासियों के, यहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए आवश्यक? फर्स्ट तो ये है कि युवा जो है मेरा है, युवती है, उनको रोजगार निर्मित होना चाहिए। इसके लिए इंडस्ट्री आना चाहिए, ये पर्यटन डेवलपमेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी मुंबई के नज़दीक होने के कारण यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है। अभी आप सोचेंगे तो मुंबई के उस तरफ पश्चिम साइड पूरा पैक हुआ है, तो बढ़ने का चांस ये है। और जितने भी लोग या इंडस्ट्रियल या पूरे लोग आते हैं उनको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि रोजगार निर्मित होते हैं। एजुकेशन यहाँ पे आप बड़े पैमाने पे होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए। पानी का अभी मैंने बड़ा प्रोजेक्ट लाया है, उसको जल्दी जल्दी पूरा होना चाहिए। रास्ते अच्छे होने चाहिए। यहाँ ज्यादा समस्या महावितरण किया है, एमएससीबी किया है, लाइट किया है, बिल्कुल। तो इधर स्विचिंग सेंटर के बजाय उधर इधर इसको ये होना चाहिए, बड़ा हब होना चाहिए। उससे लाइट कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी इंडस्ट्री बढ़ती है या जहाँ डेवलपमेंट होता है उसको ज़्यादा करके लाइट कंटिन्यू मिलना चाहिए। सब स्टेशन होने चाहिए, सब स्टेशन होने चाहिए, सब स्टेशन होने चाहिए, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और मेरी मांग है, अभी अधिवेशन काल में मैंने मिनिस्टर के साथ में मीटिंग भी ली कोकण डिवीजन की, उसमें मैंने क्वेश्चन लगा इधर वो हब होना चाहिए। एक चीज जो हमने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की, उनसे जब हमने जानने की कोशिश की कि सबसे बड़ी मुश्किल कहाँ है, तो जो यहाँ के सारे नागरिकों को बता रहे हैं कि पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है, आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, उसके साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, जो गंदगी है स्वच्छता को लेकर कोई व्यापक इंतजाम नहीं है, कोई घन कचरा व्यवस्थापन अभी तक इस सिटी में डेवलप नहीं हो पाया है। आपको क्या इन चैलेंजेस को, जो रोज की चैलेंजेस है, इसे नहीं लगता कि आपको जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है तो ये जो नैसर्गिक जरूरतें हैं इन्हें तत्काल पूरा करने की जरूरत है? इसके लिए मैंने आपको पहले मुलाकात से पहले बताया कि यहाँ उमटा डैम है या सांबर कुंड है, उसकी डेवलपमेंट का काम मैंने चालू किया, टेंडर हुआ है उसका, ये है। तो पानी का सुविधा जल्दी मिल जाएगी ऐसा मुझे लगता है। कितना समय लगेगा लगभग? ये 2 साल में पूरा होना चाहिए, इतना बड़ा मैंने फास्ट काम मूवमेंट किया उसमें। कैपेबिलिटी उसकी क्या होगी, वाटर सप्लाई की कैपेबिलिटी क्या होगी इस डैम से? ये सिंचन के लिए भी उसका पानी मिलना चाहिए, या इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए, और लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलना चाहिए। तीनों के लिए दोनों डैम पूरा 100% मुझे लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पानी ये जाएगा। मुरुर में भी वांद्रे डैम है, उसका भी मैंने डेवलपमेंट लाया। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मैंने काम करके लाया हूँ, मैं खाली आश्वासन नहीं करता हूँ। ये टेंडर पूरा हुआ है, काम जल्दी फास्ट चालू होने वाला है। एक निश्चित है कि यहाँ नगर पालिका 2 है, मुरुड़ और अलीबाग, उसमें घन कचरा का प्रोजेक्ट आना चाहिए। और यहाँ जितने भी ग्रामीण पंचायत है तो गरीब है, तो खुद तो मशीनरी नहीं डाल सकता है, तो अगर नगर पालिका ने उसको अटैच करके लिया 10-10, 12-12 पंचायत, तो मुझे लगता है ऐसा गंदगी भी दूर होगी। ये हमारी कोशिश चालू है। और हमारे इधर जितने भी लोग आया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं, इनका भी ये सोच है कि बाबा अलीबाग को पूरा ब्यूटी बनाने के लिए एक घने कचरे का नियोजन होना जरूरी है। तो उसके लिए अभी पिछली बार हमने कलेक्टर से मीटिंग की, बाकी लोगों को बुलाया था, उसका भी नियोजन प्लान हमारा चालू है। मुझे लगता है जल्दी इसके ऊपर भी हम लोग डिसीजन लेके अच्छे से अच्छे बनाएंगे। लोगों की जितनी भी समस्या है वो सुन के उनको न्याय देना ये हमारा फर्ज बनता है। और सरकार का एमएलए होने से कारण मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो पिछले जो भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं उन्होंने नहीं किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बार मुझे लोगों ने चुन के दिया है, तो लोगों की जितनी भी समस्या है उसको न्याय देना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने खुद भी जिक्र किया कि आपका मकसद ये है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उन्हें बेहतर एजुकेशन मिले। क्या राज्य सरकार के तरफ से अलीबाग पूरे आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकार की ओर से कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऐसा खोला गया है जहां पर जो शिक्षा ले रहे युवा हैं उनको सीधे ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो नौकरियों के लायक बन सके? यस, अभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी गेल ने उसके लिए
प्रोविजन किया है। स्किल सेंटर यहाँ बड़े पैमाने होने चाहिए। और अच्छी बात है कि हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई कि वह एज ए एम्प्लॉय कि आपको वर्कर लगने से पहले स्किल डेवलपमेंट का यहाँ बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट लोग शहर और बाहर जाते हैं तो ये उनको रोजगार निर्मित मिलना चाहिए और स्किल मिलना चाहिए। और फिर भर्ती प्रक्रिया में इजी प्रोसीजर, अगर स्किल आपने डेवलपमेंट किया तो उनको जो लगता है वो वर्कर यहाँ तैयार होएगा। वो बड़े पैमाने पे इस पर चालू है, मुझे लगता है उनका काम भी शुरू हुआ है गेल में। तो स्किल डेवलपमेंट का जब ये पूरा प्रोसीजर पूरा होएगा तो अपने जो युवा है उनको यही रोजगार निर्मित का क्या प्रशिक्षण मिलेगा। सीएसआर के तहत कोई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो युवाओं को प्रबोधन कर सकें या आगे बढ़ा सकें? यस यस, गेल भी कर रही है, आरसीएफ भी कर रही है, जेडब्ल्यू कर रही है। स्किल डेवलपमेंट होने से जो उनको जो लगता है वर्कर वो यही उनको मिलेंगे, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो ये सुझाव था, उन्होंने मान लिया और अच्छे पैमाने पे वो लोग काम अभी कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जितने लंबे समय तक यहाँ पर दूसरे पार्टियों के का वर्चस्व रहा है, डोमिनेशन रहा है, विधायक लगातार रहे हैं, उन्हें अब पराजित करके फिर आपको ये मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने। आपको लगता है कि इन विधायकों की सोच, उनकी कार्यप्रणाली और सरकार और जनता के बीच में सही समन्वय नहीं होने के कारण मुश्किलें बनी हुई हैं, जिसे हल करना आपके लिए बड़ी चुनौती है? सही है, क्योंकि पिछले जितने भी पॉलिटिशियन थे, एमएलए थे, उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। उनके पार्टी का नाम भी शेतकरी कामगार पक्ष ऐसा था, हो गया। और सरकार में कभी जाना वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि कम्युनिस्ट विचार उनके थे। हमारी अलग सोच है, क्योंकि लोगों ने मुझे एक बार ने दोबारा एमएलए बनाया और सरकार में काम करने की मुझे संधि दी है, तो लोगों को जो चाहिए वो देना मेरा काम है। उन्होंने जो नहीं किया है वो मुझे करना है और ये मेरा एजेंडा है। क्योंकि हर बार मैं लोगों में जाके उनकी जैसे आप मुझे मुलाकात मेरे ले रही है, उनको लोगों में जाके मैं उनकी क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपको क्या जरूरत है, अच्छी पहल है। तो उसी हिसाब से मैं काम करने जाता हूँ। और मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय था, तो एक नौकरी क्या होती है मुझे अच्छी मालूम है। अगर घर में एक नौकरी है तो उसका पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड चलता है, पूरा एजुकेशन से लेके पूरा ये चलता है, तो मुझे मालूम है। और मैं सर्विस से यहाँ तक पॉलिटिक्स में आया हूँ सोशल एक्टिविटीज पे, तो हर घर में नौकरी मिलना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए यहाँ उद्योग आना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यटन बढ़ना चाहिए, आपने जो पहले क्वेश्चन किया ब्यूटी कायम रहना चाहिए, तो उससे ब्यूटी बढ़ना चाहिए, ये मेरे प्रायोरिटी जरूर है। क्योंकि मेरा सी साइड समुद्र किनारा जितने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मेरा है उसकी डेवलपमेंट करना ये मेरा काम है। और उस डिपार्टमेंट के नीतीश ईरानी मिनिस्टर है, उन्होंने मुझे अच्छा फंड दिया है, तो सी साइड का भी डेवलपमेंट हुआ। अभी जेटी देखो रो चालू हुआ, अभी यही रो काशी रो चालू होता है, तो मेरे मुरुड और अलीबाग को जोड़ा जाता है, पूरे वही गोवा तक जाता है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। अभी रेवस रेड्डी ये चौथा मार्ग है कोकण जाने का, तो वो मेरे इसमें आया है, मैंने काम उसको पूरा करने जा रहा हूँ मैं। तो ये डेवलपमेंट है, इससे और रोजगार निर्मित होगी और लोगों को आत्मा काम मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, रास्ता, लाइट, पानी, ये सब जो है ये अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर मैं पूरा ध्यान देता हूँ। आपने एक चीज कहा जो दूसरे नहीं किए वो आपने किया। इस इंटरव्यू से पहले मैंने आपके जो आसपास के जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनसे 2-3 लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि आप जो काम नहीं कर पाए वो महेंद्र दलवी जी कैसे कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए जमीन बेच रहे हैं और हम नहीं वो किए, हमने अलीबाग को बचा के रखा, लेकिन महेंद्र दलवी जी इस पूरे अलीबाग को बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। नौकरियां कितनी मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अलीबाग की जमीन चली जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? उन्होंने यही काम किया कि कोई इंडस्ट्री कंपनी आने नहीं दिया, इसके लोगों ने उनको घर का रास्ता दिखाया। मुझे मालूम है एक नौकरी कितनी बड़ी बात है, और डेवलपमेंट ये कोई नहीं है, लोगों को गरीब रखना और उनसे वोट लेना, पार्टी जीतना इनका काम था। जब मैं एमएलए बना, इसे दोबारा बना, तो मेरे दोबारा इसके लिए बना कि मेरा पहला वाला काम पसंद लोगों ने किया है। तो उनका जो आरोप है बेबुनियाद है, उनको कोई बिल्कुल ये नहीं है, खाली एलिगेशन करने का काम है। अभी हर किसी को पूछो, हर पार्टी के कोई व्यक्ति को पूछो कि एमएलए का काम क्या है। मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, मैं कोई लैंड माफिया नहीं है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, मैं स्टेट आदमी हूँ। नहीं तो आज मेरे हाथ में गले में 10-12 तोला सोना या 10 किलो सोना होता था। ये मेरा काम नहीं, जैसे लोग रहते हैं वैसे मैं पसंद करता हूँ, लोगों में रहना पसंद है। विरोधियों के पास अभी कोई काम बचा नहीं है, ये किया है कि उनको मेरे ऊपर एलिगेशन करना है। लेकिन यहाँ की जनता बड़ी शुद्ध है, उस एलिगेशन को खारिज करके मुझे एक बार नहीं दोबारा तीसरी बार भी जब तक मैं सोचूंगा तो लोग मुझे चुन के देंगे, ये मेरा वादा है। आपको बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उद्धव
ठाकरे जी ने आपको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दूसरी बार जब असल में उनका जब मुश्किल समय आया तो अब उन्हें छोड़कर आप एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए। क्या खास वजह रही? क्या अलीबाग फोकस था या अपना व्यक्तिगत विकास? नहीं, उस टाइम का पॉलिटिकल ये अलग था, क्योंकि उद्धव साहब के पार्टी से मैंने शिवसेना से पहले मैं टिकट मिला, मैं एमएलए चुन के गया। आज भी उनके बारे में आदर जरूर है, उनमें कोई नहीं है, लेकिन उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन बनी ऐसी बनी कि उनको छोड़ के हमको नया ये करना पड़ा। ये हकीकत है, हर दुनिया ने देखा है। ओके, और हर स्टेटमेंट देखा है। शिंदे साहब का काम भी बहुत अच्छा है, कि लोगों वाले काम है, तो उनको हमने पसंद किया और अच्छा हुआ कि भाई एक बार नहीं दोबारा हम लोग उसमें चुन के आ गया, लोगों की सेवा करने की संधि मिली। आज भी शिंदे साहब ने 80 लोग खड़े करके 60 चुन के आया है, तो ये भी उनकी बढ़ोतरी है, काम की है। और 2.5 साल का उनका मुख्यमंत्री का कार्य था, तो हर घर में पहुंचने का काम उन्होंने किया है, तो लोगों ने पसंद किया है। आपके सत्तारूढ़ सरकार में कई दल हैं, बीजेपी है, आपकी पार्टी है और एनसीपी है। आप जब यहाँ के पालक मंत्री को बनाने की बात आई तो आप लगातार एक व्यक्ति का नाम इंसिस्ट करते रहे, भरत जी गोगावले का। आपको इतना यकीन क्या है कि अगर भरत गोगावले जी अगर पालक मंत्री यहाँ का बन जाएंगे या बन जाते तो अलीबाग की तस्वीर और होती? हकीकत है, क्योंकि पिछले बार जब सरकार पहले बदल गई तो एनसीपी की आदित्य तटकरे को पालक मंत्री बनाया गया। बिल्कुल। तो उसमें बहुत आक्षेप हुए थे कि उनका काम के बारे में, उनके पार्टी के जो नेता है तटकरे के बारे में बहुत एलिगेशन आरोप पहले भी हुए थे, हम लोग ने किया था। तो उनको साइड करके फिर सरकार हमने नहीं बनवाई। और उस टाइम सरकार बनने के बाद भरत शेठ 3 टर्म के एमएलए थे, उनको उस टाइम मंत्री बनने की संधि नहीं मिली थी। तो अभी चौथी बार बने हैं, तो उनको मिलना चाहिए। जो रायगढ़ के लोगों ने उनको वोट दिया है और लोगों ने पसंद किया है, तो दूसरी बार चुन के आया उसको देना चाहिए, चौथी बार उनका चुन के जाए। और भरत शेठ लोगों वाला आदमी है, गरीब है, स्वाभाविक गरीब है, जो भी दिल में है वो बोल जाता है और फिर अड़चन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत सीधा साधा आदमी है। लोगों ने उनको पसंद किया है और रायगढ़ वासियों की अपेक्षा है कि उनको ही पालक मंत्री बनना चाहिए। और मेरी अपेक्षा है कि हमारे सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस है, शिंदे साहब हमारे डिप्टी सीएम है और अजीत दादा है, ये जरूर उनको न्याय देंगे और रायगढ़ वासियों को न्याय देंगे, ये हमारी अपेक्षा है। क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स में आज तक बदलाव आया है तो वो ध्यान में रख के रायगढ़ को न्याय मिलना चाहिए और भरत शेठ को पालक मंत्री मिलना चाहिए, अपेक्षा जरूर है। और वो आखिरी तक हम लोग लड़ते रहेंगे उसमें। तो सुनील तटकरे के खिलाफ आप मुखर होकर बोलते हैं, क्या खास वजह आपको दिखती है? क्या उनके ऊपर जो करप्शन के एलिगेशंस हैं उसको लेकर आपकी चिंता है? क्या वजह है कि आप खुले तौर पर सुनील तटकरे का विरोध करते नजर आते हैं? नहीं, हम लोग तो खुले और सही है जो बोलते हैं, कोई बाकी नहीं रखते हैं। क्योंकि उनका पॉलिटिकल जो प्रवास है वो आप अगर देखेंगे तो उनके ऊपर बहुत एलिगेशन हुआ है, बहुत एलिगेशन। अंतुले साहब से लेके आज तक उन्होंने किसको छोड़ा नहीं है, सबको फंसाया है, ये हकीकत है। मुझे भी 3 बार फंसाया है, क्योंकि अभी जब ये दूसरी बार एमपी चुन के गए तो हमारी बहुत बड़ी मेहनत थी। क्योंकि पेन और अलीबाग में मैंने लोगों को ये करके भी मैंने काम ज़्यादा किया है, इसके बारे में चुन के है। लेकिन वही उनका रोक है, जब हमारा चुनाव लगा तो हमको भी दोबारा तीसरी बार उन्होंने फंसाने का काम किया है, तो ठीक नहीं है। उनका एक अलग कैरेक्टर है। आपका एक बयान में देख रहा था, आपने कहा कि ये जादू टोना भी करवाते हैं लोगों को रोकने के लिए ही, कोई उनसे आगे ना निकलने पाए, ये क्या? नहीं, उनका एक अलग स्वभाव है और सही माने में उनका जो पॉलिटिकल प्रवास आज तक का, उनका अगर ट्रैवल हिस्ट्री निकाला तो हर बार किसी न किसी को उन्होंने फंसाया है। तो अभी लोग बहुत होशियार हो गए हैं, लोग ये मानने के तैयार नहीं है। अभी आखिरी हमने गलती की है कि उनको दोबारा हमने एमपी बनवाया और बनने के बाद भी हमको फंसाया उन्होंने। तो ये बार बार उनके हाथ से होता है, इसके लिए हमने अभी सोचा है यार उनको छोड़ के जो भी बात है पॉलिटिक्स में उनको करना है। तो हमारे कार्यकर्ता भी और हर पार्टी के लोग भी उनके ऊपर एलिगेशन करते हैं। परसों भी देखो हुआ जो झगड़ा हुआ, तो उसका उनके प्रेस में हुआ है, उन्होंने प्रेस लिया था। बिल्कुल। तो वो अगर एनसीपी के अध्यक्ष है तो उनके अध्यक्ष होते हुए उनके कार्यकर्ता ने उसको ऐसा मारना छावा के लोगों को, ये ठीक नहीं है, उनको शोभा भी नहीं दिया है। और फिर चुपके से कुछ भी गलत बयान करते हैं। जब भी उनके ऊपर संकट आता है तो कोई अलग सा रास्ता ढूंढते हैं। और अच्छी बात रोहित पवार साहब की उस दिन की मुलाकात थी, टू दी पॉइंट, उन्होंने जो बात की है वो हकीकत ऐसा मुझे लगता है। ये बात पहले भी मैंने की थी 1 महीना पहले कि अगर ऐसा मुसीबत आया तो एनसीपी छोड़ के ये तटके साहब बीजेपी में चले जाएंगे, ये हकीकत। अच्छा,
अलीबाग के जब हम जितने भी बीचेस हैं अगर हम उस पर घूमते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर अनऑर्गेनाइज दुकानें हैं। वहाँ पर प्रॉपर जो नागरिक सुविधा होनी चाहिए, जैसे शौचालय होना चाहिए, स्नान के लिए होना चाहिए, जो लोग समंदर में नहाते हैं उसके बाद उनको पानी की जरूरत पड़ती है, ये सुविधाएं आज भी स्वच्छता देखें तो चारों तरफ उसी तरह से गंदगी फैली हुई है। इसका समाधान आपकी नज़र में क्या दिखता है और क्या आप इसे गंभीर मानते हैं कि आने वाले समय में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, जो यहाँ पर आने वाले जो अलीबाग के बारे में मूड अपना बनाते हैं, माइंडसेट बनाते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें ठीक करनी जरूरी है? सुविधा थोड़ी सी कम जरूर है। इसके लिए चेंजिंग रूम होना चाहिए सी साइड में, क्योंकि लोग समुद्र में नहाते हैं, बिल्कुल लेडीज भी रहती है, सब पूरे बच्चे रहते हैं। चेंजिंग रूम होना चाहिए, तो सुविधा हमने अभी किया। अभी हमने इतना फंड्स लाया, अभी नागांव जो अच्छा डिसीजन है बिल्कुल उसमें 300 करोड़ रुपए हमने पर डे से लाया है। एमएमबी के थ्रू से हमने समुद्र किनारे में अच्छे अच्छे बंदर लाया है। अभी आप मांडवा से स्टार्ट करेंगे तो अभी स्पीड बोट ये सब रो जेटी, और अभी रेवदंडा में हमने जेटी लाया है, उसका भी प्राइस 134 करोड़ का है। अक्षी बीच के लिए हमने पैसा लाया, एकदार के लिए पैसा लाया। तो सी साइड में जितना भी डेवलपमेंट होना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पर्यटन ज़्यादा लोग आते हैं समुद्र देखने, तो उसमें सुविधा ज़्यादा होना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जितने भी हमने फंड्स लाया केंद्र से राज्य से, लगता है मुझे 1-1.5 साल में यहाँ अलीबाग बॉर्डर के लिए अच्छी डेवलपमेंट हुई। दिल्ली साहब, एक विधायक के तौर पर आपके 5 कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो प्रायोरिटी के तौर पर हैं और आप उसे हर हाल में अपने कार्यकाल में पूरा करके ही दिखाएंगे? एक तो है कि हर घर में पानी मिलना चाहिए, इसके लिए डैम की सुविधा होना चाहिए। एजुकेशन हब होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन यहाँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग अभी उस लाइन पर एजुकेशन हब बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनको सुविधा निर्माण होना चाहिए, और अच्छे रास्ते होने चाहिए। 5 ऐसी कौन सी खामियां हैं, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिसे आप दूर करना चाहते हैं? अभी सब तो बहुत मैंने दूर किया था, ऐसा कोई मेरे साथ में समस्या तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये गरीबी को दूर होना चाहिए। जो गरीब है तो हम लोग वहीं से आया है, उनकी समस्या मुझे ज़्यादा मालूम है। तो गरीबी दूर करना ये अपना सरकार का भी हमारा भी काम है, तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरा। आपने कहा कि आप पुरोगामी विचार के व्यक्ति हैं और आप अलीबाग का विकास चाहते हैं। अगले 10 सालों में आप अलीबाग को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका सपना क्या है इस पूरे जिले को और अलीबाग को लेकर? देखो, जितने भी बम्बई जिस तरीके से लोग जानते हैं, एक बड़ा यह है, उस हिसाब से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई के नज़दीक होने के कारण उतना ही डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए, ये मेरी खास। यहाँ पर आपके आने के बाद शिवसेना की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। आप एक यहाँ के जिला परिषद के अध्यक्ष से छोटम सेठ, उनको भी आपने अपने पार्टी में खींच लिया। अब आपकी पार्टी का और भी संगठन जो है मजबूत हो गया। आने वाले समय में शिवसेना और ताकतवर बने, मैक्सिमम युवा जो है आपके साथ जुड़े और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग है? देखो, जितना भी केंद्र की योजना है या राज्य की योजना है, वो आम जनता के साथ में जुड़नी चाहिए, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोग तो मेरे साथ नंबर 1 की पार्टी मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में भी मेरे नंबर 1 की पार्टी है कि 3 हम लोग एमएलए हैं, भरत शेठ जी है, महेंद्र थोड़े जी, मैं हूँ, और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी छोटम दिलीप भुईर का आपने नाम सुना है, ऐसे कई लोग हैं जो हर दूसरे पार्टी में है, वो मेरे साथ अभी जिला परिषद चुनाव के पहले मुझे मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जिला परिषद ये स्वायत्त संस्था है, लोगों का भी काम करने संस्था है, जो भी केंद्र से और राज्य से फंड आता है उनके थ्रू से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं जिला परिषद मेंबर भी रह चुका हूँ, मेरा काम भी लोगों ने देखा है, जैसे छोटा मेरी वाइफ भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे पार्टी के लोग मेरे पार्टी में आएंगे, ज़्यादा युवा आएंगे, और मेरी पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को, अलीबाग की जनता को? जरूर देना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरा अगर काम पसंद है, जो मेरी भूमिका है, मेरे पार्टी की भूमिका है, तो मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए ज़रूरी है, और दोनों मिलकर काम करेंगे, ये मेरी तमन्ना है। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप सुन रहे थे अलीबाग के सीनियर लीडर, शिवसेना के सांसद महेंद्र हरि दलवी जी को। 6 साल के तकरीबन आपका कार्यकाल हो चुका है, और जैसा कि अलीबाग की समस्याएं हैं, अलीबाग का विजन है कि इसे विकसित, सुरक्षित और समृद्ध ये पूरा जिला रायगढ़ बनाना है, और अलीबाग को और बेहतर पर्यटन स्थल बनाना है, ताकि देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रोजगार बढ़े,
युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी और रोजगार का अवसर मिले और जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है वो भी कायम रहे। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, यहाँ का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत जैसे जिसका नाम हमेशा लिया जाता है, जिसकी वजह से अलीबाग में लोग आते हैं, उसकी सुरक्षा भी कायम रहे, लोगों की भी सुरक्षा कायम रहे। इसके लिए जो आपका मिशन है, हम उम्मीद करते हैं कि वो मिशन सफल होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि आपने आह्वान किया है कि अलीबाग की जनता की सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है, तो हम आशा करते हैं कि आप भी विधायक के साथ, अपने लोक प्रतिनिधि के साथ मिलकर अलीबाग को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।